डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द कैटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड द एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में मतलब कि ब्रेक डाउन करना किसी भी मॉलिक्यूल्स को, और एनाबॉलिक रिएक्शन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को कंबाइन करके एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू प्रोवाइड द एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, और इनका लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होती है और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन कौन से होते हैं? डैट यूज ATP energy to build large molecule. Anabolic reaction are those that break down that combine their smallest molecule to form the largest molecule and use the ATP energy. ATP energy को यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिज्म में तकरीबन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन यूज़ किए जाते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर की जाती है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, इसमें ऑक्सीडेशन की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की। मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर कंपाउंड। सेलुलर कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और ट्रांसपोर्ट की जाती है। ATP एनर्जी स्टोर, यहाँ से कैटाबॉलिज्म में ATP एनर्जी स्टोर की जाती है और एनाबॉलिज्म के रिएक्शन में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी यूज़ की जाती है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में हमने ये डिस्कस किया और एनाबॉलिज्म में। अब इसकी स्टेजेस पढ़ लेते हैं मेटाबॉलिज्म की कि कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड एज स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। डाइजेशन एंड द हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन। डाइजेशन क्या है? हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन लार्जेस्ट मॉलिक्यूल टू स्मॉलेस्ट वन। डाइजेशन मतलब कि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलाइसिस पानी की मौजूदगी में डैट एंटर द ब्लड स्ट्रीम में जो एंटर होती हैं डाइजेशन की जाती है। नेक्स्ट द डिग्रेडेशन ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल इनटू 2 और 3 कार्बन कंपाउंड। 2 या 3 कार्बन कंपाउंड में इनकी ब्रेक डाउन कर देना। अगर कार्बन चेन लार्जेस्ट कार्बन चेन है उसकी ब्रेक डाउन करना 2 या 3 कार्बन का रूप में। ठीक है, स्टेज 3 है ऑक्सीडेशन मीन्स कि हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन की जाती है इन द सिट्रिक एसिड साइकिल में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड ATP एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिट्रिक एसिड साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीडेशन की जाती है और एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसकी स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, प्रोटीन की फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की फॉर्म में होती है। सेल मेम्ब्रेन्स में ये जो रिएक्शन होती है मतलब लिपिड्स का फैटी एसिड में तब्दील हो जाना और ग्लिसरॉल एक कंपाउंड में, इसके लिपिड्स इन दोनों में चेंज हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज में चेंज होता है और प्रोटीन अमाइनो एसिड ये अपने सब यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट्स में चेंज होते हैं। एंड ट्रांसमिनेशन होती है, इधर ग्लाइकोलाइसिस होती है और बीटा ऑक्सीडेशन ये जो नीचे वाला प्रोसेस है ये मेटाबॉलिक माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस किया जाता है। ग्लूकोज में जाना, ग्लूकोज का पाइरुवेट में जाना, इसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ग्लाइकोलाइसिस, उसका प्राइवेट में जाना और एसिटाइल को OA में जाना और सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। इसमें NADH एंड FADH2 रिलीज होते हैं और ADP की फॉर्म में आ जाते हैं और इसके थ्रू भी हम ATP ले सकते हैं, इसके थ्रू भी हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये तीनों जो है हमारे पास एनर्जी के सोर्स हैं। ATP ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, NH4+ एंड यूरिया, प्रोटीन से Na4+ यूरिया, इन दोनों से ATP ये भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। डाइजेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ब्रेक डाउन लार्जेस्ट मॉलिक्यूल एंड स्मॉलेस्ट वन दैट एंटर द ब्लड स्ट्रीम। हमारे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना और इसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देना। स्टेज 2 क्या है? डिग्रेडेशन, फर्दर ब्रेक डाउन एंड द सम ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल
टू 2 और 3 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को 2 या 3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देना डिग्रेडेशन है। और ऑक्सीडेशन का भी हमने डिस्कस किया है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सिट्रिक एसिड। हमने इसको सिट्रिक एसिड साइकिल में और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोवाइड द एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी फूड हमने इनटेक, ये डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बयान की गई है। कोई भी फूड इनटेक कई प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड ये लीवर में काम किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल लीवर में ये प्रोसेस किया जाता है। ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन, अमाइनो एसिड एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रीस फ्लोर एंड फैटी एसिड आर द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा मदद करता है। मसल टिश्यू कैनिबलाइजेशन, स्टार्वेशन रिस्पॉन्सेस एंड नेक्स्ट ग्लूकोज ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज में हमारा रोल प्ले करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोरेज फैट, वेट लॉस हो जाता है इसमें। मतलब तीनों के थ्रू कोई भी फूड हम इनटेक करते हैं उसके ज़रिए हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एनर्जी हमारे बनती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम वो वाली साइट्स को डिस्कस करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन ओकर इन द स्पेसिफिक सेल विद इन द सेल, कौन सी साइट में मेटाबॉलिक रिएक्शन किए जाते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में भी, लिक्विड फ्लूइड में भी एंड लाइसोसोम में भी हमारे पास लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। ये वो साइट्स हैं जहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन और फंक्शन डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेल कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। सेल कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल के कंटेंट को सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एंड कंटेन द स्ट्रक्चर, और इसमें एंड कंटेन द स्ट्रक्चर दैट कम्युनिकेट विद द सेल, और इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दूसरे सेल के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये वो साइट्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन करती हैं। इसमें जो हमने पहले नाम डिस्कस किया अब उसकी डिस्क्रिप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल सेलुलर कंटेंट। साइटोप्लाज्म में तमाम सेलुलर कंटेंट पाए जाते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो भी कंटेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट होता है। साइटोसोल भी एक साइटोप्लाज्म की ही फॉर्म है, इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है दैट कंटेन एंजाइम। इसमें एंजाइम होते हैं दैट फॉर द मैनी ऑफ द सेल केमिकल रिएक्शन दैट इंक्लूडिंग, बहुत से केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं साइटोप्लाज्म के थ्रू साइटोसोल में, इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड सिंथेसिस भी की जाती है और ब्रेकडाउन भी की जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किया जाता है, रफ टाइप प्रोसेस प्रोटीन फॉर सेक्रीशन एंड सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड। रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन को सेक्रीशन करते हैं और फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं उसकी। स्मूथ टाइप जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो सिंथेसिस प्रोटीन एंड स्टीरॉयड और फैट्स बनाते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई करती हैं और secrete द प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सेक्रेट करती हैं और मॉडिफाई करती हैं सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड द सेल मेम्ब्रेन, और ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं, कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं दैट डाइजेस्ट एंड रिसाइकल ऑल सेल स्ट्रक्चर। कोई भी हमारे पास सेल स्ट्रक्चर होगा, कोई भी सेल बॉडी ऑर्गेनेली होगी, उसको रिसाइकल करते हैं, न्यू बनाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। जैसा कि हमने कैटाबॉलिक में देखा है, ये सिंथेसिस करता है एटीपी की। न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है फॉर द रिप्लिकेशन ऑफ द
डीएनए एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस में और एटीपी की रेप्लिकेशन में जेनेटिक मटेरियल हमें इंफॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस के थ्रू। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है यूजिंग द मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट्स। मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट्स को यूज़ करके हम प्रोटीन सिंथेसिस में बना सकते हैं। एटीपी एंड एनर्जी, अब हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एटीपी एंड एनर्जी जो कि हम यूज़ भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी फॉर्म स्टोर्ड इन द सेल, स्टोर्ड इन द सेल। एनर्जी की फॉर्म जो सेल में स्टोर होती है। एटीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हम एटीपी ले सकते हैं। एटीपी कंसिस्ट ऑफ एडेनाइन, यह मेन पॉइंट है। एटीपी किस पे कंसिस्ट करता है? एडेनाइन नाइट्रोजिनस बेस, राइबोसोम्स, राइबोज शुगर, एक शुगर होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और एक नाइट्रोजिनस बेस होती है। रिक्वायर 7.3 किलो कैलोरीज या 31 किलो जूल पर मोल टू कन्वर्ट द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एटीपी। अगर हम किसी भी एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होती है, इसके साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे कंसिस्ट करता है? एक नाइट्रोजनस बेस, एक राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। एटीपी एंड एनर्जी। एटीपी प्लस, यहाँ से देख लें, एटीपी कि अगर हम ब्रेक डाउन करें, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगी और 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। ये हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं। ये राइबोज शुगर है हमारे पास, एक पेंटोज है ना, इस वजह से इसको राइबोज कहा जाता है। और इसके साथ एडेनाइन ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास अटैच है। एडेनाइन और राइबोज को कंबाइन करें तो हमारे पास एडिनोसिन फॉर्म होता है। एडिनोसिन के साथ हमने 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिए। 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए तो हमारे पास ये है जी 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और हमने 1 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ किया तो हमारे पास एडीपी मीन्स के डाई फॉस्फेट 2 रह जाएंगी और 1 रिलीज़ हो जाएगी। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगी तो हमारे पास 2 फॉस्फेट रह जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस कैसे की जाती है? वाटर ऐड करके इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, इसकी ब्रेकडाउन की जाती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एटीपी टू एटीपी रिलीज 7.3 किलो कैलोरीज 31 किलो जूल पर मोल। एटीपी को हमने कन्वर्ट कर दिया एटीपी में, क्यों? हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ की, एक फॉस्फेट अगर उतार दी जाए तो 2 हमारे पास फॉस्फेट आ जाएंगे, इस वजह से इसको डाईफॉस्फेट और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडीपी। एडीपी की अब हमने हाइड्रोलाइसिस की, मतलब कि एक और फॉस्फेट उतार दिया गया तो एएमपी मोनोफॉस्फेट रिलीज होगी, रिलीज 7.3 किलो कैलोरीज, इसके साथ भी एनर्जी रिलीज होगी। ये हमारे पास एडीपी का मॉलिक्यूल है, उसमें से एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज की, एएमपी बन गया मोनोफॉस्फेट एंड 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड एडीपी टू एएमपी, ये वही डिस्कस किया गया है। एटीपी को हम एडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एडीपी को हम एटीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इधर डिस्कस किया गया है स्ट्रक्चर के थ्रू। ये हमारे पास राइबोज शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजनस फॉस्फेट एंड और उसके साथ ही फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस है और उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल है, मीन्स के एडिनोसिन के साथ हमारे पास 3 फॉस्फेट अटैच होंगे तो हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें हमने वाटर ऐड किया, इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमारे पास एडिनोसिन डाईफॉस्फेट मीन्स के 2 फॉस्फेट और 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उतर गई और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हमारे पास ही बन गया, इसमें भी वाटर ऐड किया, इसकी हाइड्रोलाइसिस की और हमारे पास एक और फॉस्फेट ग्रुप नीचे उतर गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गई और हमारे पास मोनोफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप।
सॉरी मोनोफॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास ये जो P है वो हमारा फॉस्फेट ग्रुप शो करता है। PI मीन्स के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP एंड मसल कंट्रैक्शन। ATP एंड मसल कंट्रैक्शन मसल फाइबर्स की जब रिलीज होती है और मसल कंट्रैक्शन मसल फाइबर्स में क्या चेंजिंग आती हैं। कंटेन दी प्रोटीन फाइबर्स, इसमें प्रोटीन फाइबर होती हैं। एक्टिन एंड मायोसिन पाई जाती हैं मसल फाइबर्स में। प्रोटीन फाइबर होती हैं। डेट कॉन्ट्रैक्ट मसल फाइबर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे? स्लाइड क्लोजर टुगेदर, जब स्लाइड के एक दूसरे के पास आती हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स इंक्रीज द कैल्शियम 2+। हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट तब होंगे जब स्लाइड्स क्लोज टुगेदर होंगी और मसल इम्पल्स इंक्रीज करेंगी कैल्शियम आयंस को। ऑब्टेन द एनर्जी, मसल फाइबर में एनर्जी होती है फॉर कंट्रैक्शन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ATP की हाइड्रोलाइसिस से भी मसल कंट्रैक्शन होगी, एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी। मसल फाइबर जो है रिटर्न टू द रिलैक्स पोजीशन, अपने रिलैक्स पोजीशन में कब आते हैं? एज द कैल्शियम आयन एंड द ATP डिक्रीज, जब कैल्शियम आयन और ATP डिक्रीज हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट कोएंजाइम इन द मेटाबॉलिक पाथवे। हम अब कोएंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। पाथवेज में कोएंजाइम यूज़ किए जाते हैं। कोएंजाइम A को डिस्कस कर लें। फास्फोरिलेटेड ADP, हमारे पास ये राइबोज मतलब फास्फोरिलेटेड ADP मतलब कि 2 फास्फेट ग्रुप बनाया जाए। फास्फोरिलेटेड इधर फास्फेट ग्रुप है, बाकी वही स्ट्रक्चर है ADP की तरह का क्योंकि 2 फास्फेट अटैच हैं। और थर्ड के साथ हमने पेंटोथेनिक ग्रुप अटैच कर दिया। पेंटोथेनिक के साथ अमाइनो इथेन इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। हमारे पास कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल आ गया। कोएंजाइम A के बारे में डिस्कस करते हैं। कंसिस्ट ऑफ द विटामिन B3। विटामिन B3 इसमें पाया जाता है। पेंटोथेनिक एसिड एंड ADP, जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में आपको बताया है। एक्टिवेट असाइल ग्रुप, कोएंजाइम एक्टिवेट करता है असाइल ग्रुप सच एज द 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप टू ट्रांसपोर्ट। असाइल ग्रुप कोएंजाइम A एक्टिवेट कब होगा? जब असाइल ग्रुप इसके साथ असाइल ग्रुप अटैच होता है सच एज द 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप। 2 कार्बन एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एसिटाइल ग्रुप अटैच है, एसिटाइल कोए बन गया कोएंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम A, ये मैंने डिस्कस किया था। कोएंजाइम A का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फास्फोरिलेटेड ADP का मॉलिक्यूल है, उसके साथ फास्फेट अटैच है, मतलब ADP या 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं और उसके साथ हमने पेंटोथेनिक एसिड अटैच किया और उसके साथ अमाइनो इथेन इथेनॉल ग्रुप अटैच है। फिर हमारे पास कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल बन जाएगा। NAD, कोएंजाइम NAD निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। डेट प्रोड्यूस अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे तो हम NAD का पार्टिसिपेट करेंगे। NAD इज रिलीज व्हेन एन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करेगी 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 आयंस। ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, NAD प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीडेशन हम देख लेते हैं कि हमने इसमें हाइड्रोजन रिलीज़ किया। ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया, 2 हाइड्रोजन ग्रुप रिलीज़ किए और हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जब इसकी रिडक्शन की जाए NAD के साथ 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएँ तो हमारे पास NADH बन जाएगा, एक्टिवेट फॉर्म। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम NAD, इसका स्ट्रक्चर आप डिस्कस करते हैं। NAD इज निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका नेम है। NAD कंटेन द ADP राइबोज एंड द निकोटीनामाइड, इसमें ADP मॉलिक्यूल होता है, 2 फास्फेट ग्रुप अटैच है, मीन के डाइन्यूक्लियोटाइड है। NAD के स्ट्रक्चर में राइबोज के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और 2 फास्फेट ग्रुप अटैच है, मीन्स के डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके साथ ATP के स्ट्रक्चर के साथ राइबोज एंड द निकोटीनामाइड का ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास NAD का स्ट्रक्चर है, रिड्यूस टू NADH।
NADH रिड्यूस करेगा रिडक्शन के प्रोसेस में व्हेन द न्यूक्लियोटाइड अमाइड ग्रुप एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। जैसे कि पीछे डिस्कस किया, अगर हम 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो NAD हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NADH पॉजिटिव में। कोएंजाइम FAD के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट प्रोड्यूस अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। NAD कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है और FAD कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब हो तो फिर ये प्रोड्यूस होता है। इसकी रिडक्शन में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज़ होंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन को अगर हम एक्सेप्ट करके FAD के साथ रिएक्ट करवाएं तो FADH पॉजिटिव इसकी एक्टिवेट फॉर्म हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम FAD का भी अब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। FAD इज फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये है जी कंटेन ADP, इसमें भी ADP मॉलिक्यूल है, डाइफॉस्फेट और राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है। फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ हमने राइबोटल ग्रुप अटैच किया है जिसके साथ फ्लेविन भी अटैच है, विटामिन B। इसके फिर इसको एक्टिवेट कैसे किया, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो एक्टिवेशन फॉर्म में हो गई FADH2।